हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीरा कुमारी, इतिहास विभाग, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं पीजी सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए वोमेन इन इंडियन हिस्ट्री CC5 पेपर लेकर आई हूँ। मैंने पूर्व के अपने लेक्चर में यूनिट 4 के एजुकेशन एंड वुमेन में प्राचीन काल में नारी शिक्षा एवं मध्यकाल में नारी शिक्षा पे बात की है, उसको समझाया है। एवं आज के वीडियो में मैं कॉलोनियल इंडिया में नारी शिक्षा पर बात करूँगी, यानी औपनिवेशिक भारत में नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी। तत्कालीन समय में नारियों की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार होती थी एवं इस दिशा में क्या प्रयास किए गए। तो हम जब भी औपनिवेशिक भारत की बात आती है तो एक चित्र उभर कर सामने आता है हमारे दिमाग में कि औपनिवेशिक भारत मीन वैसा भारत जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई एवं यहाँ की जो शासन संबंधी व्यवस्थाएं थी सभी अंग्रेज शासकों के अधीन थी। भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए अंग्रेज शासकों द्वारा नीति निर्धारण या जो भी नीति निर्माण किया जाता था उन्हें लागू किया जाता था एवं इसी क्रम में हम उनके शासनकाल में नारी शिक्षा की स्थिति पे बात करें। कंपनी के कुछ शासकों एवं बुद्धिजीवी वर्गों तथा ईसाई मिशनरियों ने नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इन सभी के द्वारा किए गए कार्यों को हम चर्चा करेंगे। इन सभी संस्थाओं के द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत चर्चा हम करेंगे। जैसे भारत में जो भी बुद्धिजीवी वर्ग थे, शिक्षित थे, उन लोगों ने इस दिशा में क्या प्रयास किए एवं कंपनी के अधीन जो भी कार्य किए गए, जैसे ईसाई मिशनरियों द्वारा इस दिशा में अत्यधिक प्रयास किए गए, तो उन सभी कार्यों को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। 18वीं एवं 19वीं सदी तथा 20वीं सदी तक अंग्रेज भारत के शासक बने रहे। ब्रिटिश शासन की अवधि में हम सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं में अनेक परिवर्तन पाते हैं। यद्यपि ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों की अवधि में स्त्रियों के जीवन में अदृश्य सुधार तो हुआ, फिर भी शिक्षा, रोजगार, सामाजिक अधिकारों आदि को लेकर स्त्री पुरुषों के बीच कई असमानताएं थी। भक्ति आंदोलन के बाद ईसाई मिशनरियों ने इसमें रुचि लेना प्रारंभ किया। 1842 में सबसे पहली बार लड़कियों का स्कूल बम्बई में प्रवेश हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने भी घोषणा की कि परिवार के बच्चों को शिक्षा देने की अपेक्षा अन्य कोई भी परिवर्तन भारत के लोगों के जीवन के लिए लाभकारी नहीं है। एवं 1857 तक कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालय ने लड़कियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। 1882 के बाद ही लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी गई। तो
हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के लिए जो है ये शताब्दी प्रसिद्ध है। सामाजिक सुधार कार्य के लिए जो है बहुत सारे प्रयास किए गए। साथ ही भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया। सुधार के नेताओं और चिंतकों का उद्देश्य भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण लाना था। इसके लिए समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध क्रांति जो थी बहुत ही आवश्यक थी। भारत में हुए सुधार आंदोलन का एक विशिष्ट पहलू महिला जगत में जागरण लाना था, क्योंकि महिलाओं में जागरण लाने के पश्चात ही नारी शिक्षा में सुधार किया जा सकता था, नारी शिक्षा की उन्नति की जा सकती थी। लेकिन यह जागरण तब तक संभव नहीं था जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाए। अतः 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा के प्रयास किए जाने लगे। इसके लिए सुधारकों, नेताओं और ईस्ट इंडिया कंपनी ने आवश्यक कदम उठाना प्रारंभ किया। कुछ अपवादों को छोड़कर हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नारियों की शिक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। इस समय भारत में देशी शिक्षा पद्धति अत्यंत दिनहीन दशा में चल रही थी। पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क तथा परंपरागत संस्कारों के फलस्वरूप कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी के प्रारंभ में कुछ विदुषी महिलाओं का जो है उल्लेख मिलता है। ये विदुषी महिलाएं की भंडार थी और नारी जगत के लिए आदरणीय थी। इनमें प्रमुख रूप से विद्यालंकार, श्याम मोहिनी देवी और द्रव्यकपि थी। ये सभी जो नारियां थीं संस्कृत भाषा में निपुण थीं। तो ये हिंदू शास्त्र के कठिन विषयों पर विद्वानों से एवं शास्त्रकारों से वाद विवाद भी किया करती थी। विद्यालंकार अनेक छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती थी। भारत में अंग्रेजों के आगमन के पूर्व ही कुछ भारतीय कुलीन परिवारों ने अपनी कन्याओं को उत्तम शिक्षा देने का प्रबंध किया था। नागौर की रानी भवानी तथा इंदौर की श्रीदेवी अहिल्या कई कुलीन परिवारों की दीपक थी जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। बंगाल के जो जमींदार थे, हम देखते हैं एक चीज़ कि बंगाल में नारी शिक्षा के प्रति कुछ विशेष जागरण हुआ। बंगाल के जमींदार अपनी पुत्रियों को शिक्षित करने के लिए उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करते थे ताकि उनका विवाह अच्छे परिवार में हो सके और वे परिवार में हिसाब किताब का कार्य करने में जो है समर्थ हो सके। जमींदार सोचते थे कि पति की मृत्यु के बाद शिक्षित विधवा अपने पति की संपत्ति और विरासत की व्यवस्था करने में सक्षम होगी। 1882 में बंगाल के समाचार पत्र के अनुसार एक कुलीन परिवार में कई जगह शिक्षित महिलाओं का उल्लेख मिलता है। कुछ महिलाएं अपने रियासत का काम देखती थी। बनारस की कुछ महिलाएं संस्कृत में भी पारंगत थी। हम एक चीज़ देखते हैं 1849 के विवरण के अनुसार कलकत्ता की अनेक महिलाएं विदुषी थी जो अपने घरों में गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करती थी। अध्ययन के बाद वे वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती थी। स्कूल छोड़ने के बाद जो है और विवाह के बाद उनका जो ध्यान है अध्ययन से हट जाता था और वे लिखना भूल जाती थी। समाचार पत्र एवं पुस्तकों का अध्ययन वे करते रहती थी। इससे पता चलता है कि हिंदू समाज में प्रगतिशील विचार के लोग जो थे वो लड़कियों को शिक्षा देते। बंगाल में नारी शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं खोली गई। नारी शिक्षा के समर्थन एवं विरोध में उस समय के समाचार पत्र में विचार आए थे। इससे पता चलता है कि अधिक प्रभावशाली आंदोलन की आवश्यकता नारी शिक्षा के लिए है।
अब हम देखते हैं कि नारी शिक्षा के समर्थन में भी कई लोग खड़े थे। नारी शिक्षा के समर्थकों की भी कमी नहीं थी एवं इसके विरोधियों की भी संख्या थी जो नारी शिक्षा का समर्थन नहीं करते थे। तो उनका नारी शिक्षा के विरोधियों का एक तर्क था कि यदि हिंदू कन्याएं नए स्कूलों में पढ़ेंगी तो उनका चरित्र भ्रष्ट हो जाएगा, साथ ही समाज जो है विनाश के कगार पर चला जाएगा। और बहु विवाह का भी साथ ही प्रचलन हुआ, तलाक सामान्य बात हो गई। फिर भी बंगाल में नारी शिक्षा का काम किया जाने लगा। बुद्धिजीवियों ने नारी शिक्षा का कार्य जारी रखा एवं नारियां अब संस्कृत, बांग्ला एवं हिंदी भाषाओं की ज्ञाता थी। विद्वान उनसे वाद विवाद किया करते थे एवं वे कई भाषाएं, ब्रज भाषा, अवधी एवं बांग्ला में निपुण थी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार भारतीयों द्वारा नारी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया गया। तो इसमें हम एक नाम देखते हैं, कृष्णमोहन बनर्जी। कृष्णमोहन बनर्जी नारी शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने 1814 में इंडियन फीमेल एजुकेशन संबंधी निबंध लिखा और उन्होंने इस लेख में महिलाओं की शिक्षा की बात की। उनका विचार था कि नारी शिक्षा के विकास में पश्चिमी संस्थाओं की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों को ईसाई विद्यालयों में पढ़ने की अनुमति होनी चाहिए। उन्होंने ईसाई सोसाइटी का सदस्य बनकर इस कार्य को पूरा किया। इसके लिए वे ईसाई सोसाइटी के सदस्य बने और इस कार्य को पूरा करने में अपना योगदान दिया। एक नाम आता है ईश्वरचंद विद्यासागर का। ईश्वरचंद विद्यासागर का योगदान बंगाल में नारी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण रहा है। इनके प्रयत्नों से बालिकाओं के लिए जो है शिक्षण संस्थाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1824 में सरकार द्वारा कलकत्ता, आगरा, दिल्ली एवं मुरादाबाद में कॉलेज की स्थापना। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को स्वीकार किया गया। राजा राम मोहन राय ने नारी शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रयास किया कि उनकी शिक्षा को जारी रखा जाए, उनकी शिक्षा को पनपने का उचित अवसर दिया जाए। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को स्वीकार किया गया तथा 1833 में मैकाले के विवरण पत्र द्वारा इसे मान्यता दी गई तथा 1833 के चार्टर द्वारा शिक्षा हेतु धनराशि में वृद्धि की गई। पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं जालंधर में कन्या विद्यालयों की स्थापना की गई। तो इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने नारी शिक्षा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हम आगे देखते हैं कि प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र में नारी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। अतः नारी शिक्षा को विकास एवं संस्थाओं को निर्माण में भारतीय बुद्धिजीवी वर्गों का प्रयास सराहनीय रहा। प्रार्थना समाज ने इस दिशा में कई कार्य किए और नारी शिक्षा की गति को आगे बढ़ाया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों तथा सरकार के प्रयास इसमें क्या रहे। नारियों की शिक्षा बढ़ाने के लिए, महिलाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिए औपनिवेशिक भारत में ईसाई मिशनरियों तथा कंपनी के शासकों द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, इसकी विस्तृत चर्चा हम अपने अगले ऑनलाइन क्लास में करेंगे।